नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ कुछ और दिल्ली के अलग अलग कोने से आम जन जो आज एक रिपोर्टर की भूमिका में हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे आज की इस प्रेस वार्ता में। मैं स्वागत करता हूँ कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ हमारे विधायक रहे मुख्यमंत्री जी के पूर्व संसदीय सचिव श्री अनिल भारद्वाज जी का भी, कि वो भी दिल्ली के एक गंभीर विषय पर मेरे साथ वो भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, संक्रमण कोविड-19 के द्वारा जो जानमाल की क्षति लगातार पूरे विश्व के साथ देश और दिल्ली भुगत रही है, वहीं पर विपक्ष की भूमिका में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लोग सरकार की जो कमियां और जो खामियां हैं उनको निरंतर ध्यान आकर्षण का काम करते आ रहे हैं। यही कारण है कि आज हम जो उपस्थित हुए हैं, एक ऐसे विषय पर ध्यान सरकार का आकर्षण कराना चाहते हैं जिसको लेकर के दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद ने बड़े जोर शोर से दावे किए, बल्कि दावे ही नहीं, उस अपने मॉडल को विश्व स्तरीय मॉडल और सिंगापुर से भी तुलना करते हुए बताया। इससे पहले मैं उस मॉडल के बारे में जिक्र करूं, अभी मुझे सूचना आई है कि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति को हरी झंडी दी और इस हरी झंडी के तहत ये आदेश जारी हुआ है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अब शराब घर घर पहुंचाई जा सकती है। यानी कि अरविंद ने ये मान लिया है कि कोरोना को अब वैक्सीन से नहीं हराया जा सकता। तमाम एक्सपर्ट्स, IITian, साइंटिस्ट, WHO या एम्स के हमारे तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स जो इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं थर्ड वेव को लेकर के, वहीं पर अरविंद ने यह आदेश देकर के कि घर घर शराब पहुंचाने का, फ्री होम डिलीवरी, दिल्ली के लोगों को शराब दी जाएगी। तो इस आदेश से तो यही प्रतीत होता है कि अब संक्रमण वैक्सीन या दवा से नहीं हारेगा, दारू से इस संक्रमण को हराया जाएगा। अफसोस होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस तरह के फैसलों पर। जब पूरा विश्व थर्ड वेव को लेकर के चिंतित है, तमाम एक्सपर्ट्स, IITian, तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट चिंतित हैं, माता पिता चिंतित हैं अपने बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर के, वो परिवार चिंतित हैं जिनके घरों में मौतें हुई हैं। सेकेंड वेव में 20,000 से ज़्यादा मौतें, ये प्रमाण है इस चीज़ का कि सरकार का निकम्मापन, सरकार की बेरुखी की वजह से दिल्ली के लोगों ने भुगता है। आज भी तमाम प्राइवेट संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं थर्ड वेव को लेकर के अपनी तैयारियां कर रही हैं। मैंने देखा आज सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्राइवेट ICU बेड, प्राइवेट अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था कर रही है अपने दानीदाताओं के द्वारा। तमाम लोग ये एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तैयारियों को लेकर जब कुछ बताती है तो शराब नीति एक मॉडल के रूप में उभर कर आती है और उस शराब नीति के तहत हर दिल्ली वालों को अब ये शराब फ्री होम डिलीवरी के रूप में घर घर पहुंचाई जाएगी। यानी कि 18 से 44 का जो वैक्सीन का इशू चल रहा था, अब उनको वैक्सीन की बजाय दारू उपलब्ध होगी।
अब दिल्ली के माता पिताओं को जो स्कूल में एग्जामिनेशन को लेकर के चिंता थी, बोर्ड के एग्जाम का एक डिबेट पूरे देश में चल रहा है, कैसे किस तरह से 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे, 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि वैक्सीन पहले उपलब्ध कराई जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने 4 कदम बढ़ा करके उनको एक मौका दे दिया है। जो बच्चे आजकल घर से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यानी कि हर माता पिता को एक चिंता दे दी है कि उनके बच्चे अब जो है किसी भी वक्त दारू भी मंगा सकते हैं। उसका सेवन भी कर सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह के फैसले दिल्ली में ले रहे हैं। मेरा यह कहना है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला दिल्ली को तबाही की तरफ लेके जाएगा। ना केवल इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कालाबाजारी, नकली शराब की पूर्ति, जहां सरकार के दावे थे कि शराब को लेकर के कि नकली दारू जो बेची जाती है उस पर अंकुश लगेगा। मेरा यह कहना है कि भविष्य में इस नीति के जो दुष्परिणाम आएंगे वो बड़े गंभीर और चिंताजनक होंगे। इसमें हमारे बच्चों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि घर पे दारू मंगाने के लिए, सेवन करने के लिए। आप उनकी आयु घटा करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं दारू पिलाने के लिए। ये सरकार अपने टैक्स के रूप में और निजी इंटरेस्ट के रूप में, मैं समझता हूं, दिल्ली के लोगों की जान को जोखिम में डालने का कर रही है। साथियों, जहां पर इस सरकार को कोविड से जंग लड़ने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए थी, थर्ड वेव को लेकर के देश की जनता को जवाब देना चाहिए था, वहां पे शराब नीति को ला करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अरविंद की ना कोई दिल्ली के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही है, और उनका जो पुराना वक्तव्य है कि दिल्ली कोविड को लेकर के भगवान भरोसे है, फिर इस फैसले ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद पूरी तरह से दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ के बैठ गए। साथियों, मैं उस विषय पर आना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, अच्छा होता कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताते कि लगभग 2017-18 से जो आपने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देश के सामने रखा था और दावा किया था कि मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ वर्ल्ड में हो रही है, दिल्ली मॉडल को लोग विदेशों में फॉलो कर रहे हैं, मैं कहता हूं सच्चाई इसके परे है। जिन मोहल्ला क्लिनिकों पे साथियों अरविंद केजरीवाल ने लगभग 805 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और जिसमें कहा गया है कि 450 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली को समर्पित किए गए। हालांकि इनका दावा था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 450 मोहल्ला क्लिनिक आज दिल्ली में चल रहे हैं, जिन पे लगभग पिछले 3 वर्षों में 433 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इस दुख के साथ बताना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल जिसको वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल करार देते थे, मैं समझता हूं ये केवल विज्ञापनों में अपनी तस्वीर दिखाने का एक माध्यम था, या मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर अपनी तस्वीर लगाने का एक माध्यम था। सच्चाई यही है कि इस संक्रमण काल में मोहल्ला क्लिनिकों की जो पोल खुली है, उससे साबित हो जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास ना हो करके ये थर्ड क्लास मॉडल था अरविंद केजरीवाल का, जिसमें पूरी तरह से पैसे व्यर्थ गए। अननेसेसरी की जगह जगह पे इस तरह के आपने सेंटर्स बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर ऐसे वीडियो वायरल हो रखे हैं जिसमें कहीं जानवर सोते नजर आ रहे हैं, कहीं पे गाय शरण लेती नजर आती है,
कईयों में आवारा डॉग अपना स्थान बना के बैठ चुके हैं, कई में पक्षी वहां अंडे दे रहे हैं, और तो और नशेड़ी शराबी लोग या आपराधिक छवि के लोग वहां जाकर के अपनी असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस तरह के तमाम वीडियोज, एविडेंसेस आप पत्रकार साथियों के माध्यम से दिल्ली के लोगों ने देखा है। लेकिन अफसोस ये होता है कि अरविंद या दिल्ली सरकार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और ये दिखाता है कि अरविंद की जो हठ धर्मिता है, अपने फैसलों को जबरदस्ती सही सिद्ध करने की जो हठ धर्मिता है, उसकी वजह से दिल्ली के लोग आज अपनी जान गंवा करके इसकी कीमत चुका रहे हैं। और उसका उदाहरण है ये कोविड-19 के खिलाफ जो जंग, यदि वाकई ये वर्ल्ड क्लास मॉडल था तो इस कोविड के खिलाफ जंग इन मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा लड़ी जा सकती थी। एक तरफ तो अरविंद ये कहते हैं कि भाई जब कोर्ट पूछता है कि आपके मोहल्ला क्लिनिकों में ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, हाई कोर्ट ने जो तंज कसा, जिसमें खास तौर से न्यायमूर्ति विपिन सांघी साहब और न्यायमूर्ति रेखा पल्ले की पीठ ने ही जो कमेंट है कि अगर आप अपने मूलभूत ढांचा बनाया है और हम इसका इस्तेमाल महामारी में नहीं कर सकते तो फिर इसका क्या मतलब है, ये सच्चाई की पोल खोल देता है। और जिस तरह से इन्होंने कोर्ट को बताया कि इनके मोहल्ला क्लिनिकों में इतना स्पेस उपलब्ध नहीं है कि वैक्सीन के बाद वहां पर किसी को बैठाया जा सके आधे घंटे के लिए। तो एक और उदाहरण साथियों, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के ड्राइव थ्रू वैक्सीन का उद्घाटन कर रहे हैं कि आप आइए, विंडो पर आपको गाड़ी में बैठे बैठाए वैक्सीन देंगे। तो यहाँ भी प्रश्न उठना लाजमी है। WHO ICMR की जो गाइडलाइंस है कि किसी को भी टीका लगाया जाता है तो उसको आधे घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो आज उस ऑब्जर्वेशन का क्या हुआ? और यही आधार बना करके मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर टीकाकरण के कार्यक्रम को इन्होंने मना कर दिया था। आज वही अरविंद केजरीवाल ड्राइव थ्रू पे जाकर के टीका लगवाइए, लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में टीका कराने के लिए बाध्य करते हैं। तो यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि अरविंद किस तरह से बार बार अपनी अधूरी तैयारियों के माध्यम से लोगों को इस महामारी में मरने के लिए बार बार मजबूर कर रहे हैं। इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर साथियों ना तो कोई टीकाकरण चल रहा है, ना यहां पे कोई किसी तरह का टेस्ट हो रहा है। इक्का दुक्का की मैं बात नहीं करता हूं, जिस तरह से जीके के मॉडल को बार बार इनके नेता लोग दिखाते हैं, मुख्यमंत्री जी दिखा दें, माफ करिएगा, ग्रेटर कैलाश के यदि मोहल्ला क्लिनिक को आप दिखाएंगे तो ग्रेटर कैलाश कॉलोनी दिल्ली की नंबर 1 पॉश कॉलोनी है। वहां जिस तरह की RW है, जिस तरह के लोग हैं, वो जानते हैं अपने अधिकारों को। लेकिन उस मॉडल को दिखा करके पूरे मोहल्ला क्लिनिक की जिस तरह से वाहवाही लूटने का काम ये सरकार कर रही थी, सच्चाई ये है कि 1 साल के अंदर जब से संक्रमण दिल्ली में आया है तब से इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, इन मोहल्ला क्लिनिकों का प्रयोग हो सकता है जो आपने ढांचा तैयार किया, खासतौर से जो आज वैक्सीनेशन का विषय बना हुआ है, वैक्सीन को लेकर के तमाम डिबेट्स चल रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब डिजास्टर आता है, आपदा आती है, और जो हमारा कानून है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उस एक्ट के द्वारा आप अपनी ताकतों का प्रयोग करके उन तमाम दवाओं को या उन संसाधनों को आप सरकार जब्त कर सकती है जो लोगों की जान बचा सके या महामारी के खिलाफ लड़ा जा सके। आखिर अरविंद केजरीवाल उन ताकतों का, उन पावर का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्राइवेट अस्पताल में जो वैक्सीन उपलब्ध है, उन वैक्सीन को, साथियों की अरविंद की नीयत पूरी तरह से खराब है। और आज कॉर्पोरेट हाउसेस को मदद देने के लिए, या यूं कहूं कि उनका एहसान उतारने के लिए जिस तरह से उनको सपोर्ट दी जा रही है, आज उसी की देने की दिल्ली के लोग आज पूरी तरह से इस संक्रमण के खिलाफ जंग को हार रहे हैं, या अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इन मोहल्ला क्लिनिकों पर एक और दावा किया करते थे। उनका दावा था कि
212 तरह के टेस्ट इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर हम लोग आयोजित करते हैं, लोगों को सुविधा मुहैया कराते हैं। विज्ञापन दिए गए और तो और इन्होंने हाईकोर्ट में पूरी तरह से ये बताया रिटर्न में, जिसमें 50 तरह के टेस्ट की सूची भी इन्होंने कोर्ट में दी कि हम इस तरह के टेस्ट इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर जनता के लिए कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने दावे किए थे कि वर्ल्ड में इस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। सच्चाई यही है, जैसे मैंने कहा इक्का दुक्का किसी मोहल्ला क्लिनिक का हम छोड़ दें जहां पे कोई टेस्ट होता हो, शायद ही, अन्यथा सच्चाई ये है कि आज तमाम मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के बद से बदतर स्थिति में। एक दावा यह भी था कि वैक्सीन जिस तरह से दिल्ली को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर के एक दावा था कि इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर हम मेडिसिन की जो वेंडिंग मशीन भी लगाएंगे, किसी को दवाई चाहिए तो वेंडिंग मशीन से हम दवाई ले सकते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या हुआ इन वेंडिंग मशीन्स का? केवल वोट मांगने के लिए, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के ख्वाब दिखाए गए, सपने दिखाए गए, और सच्चाई इसके विपरीत है कि एक भी मोहल्ला क्लिनिक पर, हालांकि जब ना वहाँ कोई दवाई है ना वहाँ कोई डॉक्टर है, तो सवाल ही नहीं उठता वहाँ इस तरह की कोई वेंडिंग मशीन हो जहाँ पे क्रिमिनल गतिविधियाँ चल रही हों, पशु वहाँ पर शरण ले रहे हों, पक्षी वहाँ पर घोंसले रख रहे हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की वेंडिंग मशीन फैसिलिटी वहाँ दी गई होगी। हमारा एक और आरोप है जो कई बार सिद्ध हो चुका है, अरविंद केजरीवाल ने इन मोहल्ला क्लिनिकों का उपयोग साथियों यदि किसी काम के लिए किया है तो केवल और केवल अपने पार्टी नेता कार्यकर्ता चुने हुए बल्कि प्रतिनिधियों के घरों को मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर खोलना और उनका मोटा किराया पे करना, जो कि कई बार आरटीआई के माध्यम से भी ये सिद्ध हो चुका है, कई साथी जर्नलिस्टों के माध्यम से भी ये सिद्ध हो चुका है कि अरविंद ने इन मोहल्ला क्लिनिकों को खोलने के पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी रणनीति थी कि अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को फाइनेंशियली सरकार के खजाने से, आम जनमानस के जो टैक्स के रूप में जो पैसा जमा है, उस खजाने से उन लोगों को ऑबलाइज करना, उनका घर चलाना। यही कारण है कि 40-40 स्क्वायर मीटर के जो जगह है उनका किराया 30-30 हज़ार रुपये, जो शायद मार्केट में 5 से 7 हज़ार रुपये पे मकान मिलता है, उसको 30-30 हज़ार रुपये के रूप में किराए पे उपलब्ध कराना। दूसरा, एक और इसमें घोटाला और स्कैम है जो हमारे पास सूचनाएं, सेंटर सरकारी, मोहल्ला क्लिनिक सरकारी, लेकिन जो बिजली के मीटर हैं जिसका प्रयोग मकान मालिक भी कर रहा है, उसका बिल भी जो है सरकार के खजाने से पे की जा रहा है। यह भी एक बड़ा मसला है, इसकी भी हम जांच की मांग करते हैं। साथ ही तमाम बातों के साथ एक बड़ा विशेष विषय है जिसके ऊपर आदरणीय अनिल भारद्वाज जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जो मैंने मोहल्ला क्लिनिक की जो आपको जानकारी दी है, मेरे साथ कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए कुछ साथी कार्यकर्ता, आम जनमानस भी जुड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह के हालात दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों पर अभी लाइव व्यू होगा। लाइव व्यू में आप देखेंगे और हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर आखिर आज हो क्या रहा है। अभी जो समय है साथियों, लगभग 12:45 और 1 बजा है। आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर किस तरह की स्थिति है। मैं राहुल जी से कहूंगा, हमारे टेक्निकल सपोर्ट में साथी हैं, कि एक एक करके नाम बताएं, वो अपने मोहल्ला क्लिनिक की वहां से लाइव व्यू आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद अनिल भारद्वाज जी तैयारियों को लेकर के हाईकोर्ट में जो जवाब दिल्ली सरकार ने और आईआईटी के एक्सपर्ट की कमेटी, जिसमें संजय धीर जी के नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनी है जो दाखिल की गई है, उस पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह की तैयारियां थर्ड वेव को लेकर के दिल्ली में इन्होंने की। सेक्टर 22 हुआ क्या है? मैं पिछले साल में
इसके चारों तरफ खंडर है, चारों तरफ खंडर है। अंदर आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए तो कि आप देखो इसकी हालत है। ये जो मोला क्लिनिक के लेकर बड़े-बड़े लोग की सरकार की मोला क्लिनिक बना दी है, आप इसकी जो चर्चा ये किस प्रकार से देखो, जैसे हम पुरानी दिल्ली में देखते 100-200 साल पुरानी दिल्ली में किस प्रकार से ये पेड़ लटके हुए हैं, जड़ें लटकी हुई है, ये हालत है। गाँव में 250% विश्वास के विधान का मिलता है, तो ये इसकी हालत है। मोला क्लिनिक और ये थोड़ा अंदर से दिखा सकते हो जयकरण जी, अंदर से थोड़ा दिखाइए, अंदर से। इनका सुनता हुआ चला ये पोस्टर बिल्कुल नया है, लेकिन जो मोला क्लिनिक जो अंदर से रूम है वो बिल्कुल टूट चुका है। और हमने कुछ वीडियो बनाई थी तो ऐसी तीनों ऐसे गुम हो चुके हैं, कहाँ से बोल लेगा कुछ नहीं पता उस चीज़ का। लेकिन अब एक रूम में दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे एसी होता था, जाते धीरे देखो पक्षियों के अंदर भी बड़े पक्षियों के ये हालत है। और इस एक रूम में है सर, देखो इधर हो गया ये देखो बिल्कुल किस प्रकार से ये जो वास जैसा होता है आप लोगों ने टूटा पड़ा है, कुछ नहीं है, इधर बाथरूम है। अच्छा जयकरण जी मेरी बात सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ क्या अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल है वहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं है अभी। आप अभी अंदर हो या बाहर हो? अंदर में हैं आप हमें कोई और तस्वीर डॉक्टर रूम दिखा सकते हैं? कोई डॉक्टर रूम? जी शुक्रिया जयकरण जी। ये द्वारका का विजवासन का एक मोहल्ला क्लिनिक है जो हमने आपको दिखाया। उसकी बाहर की स्थिति देखी जो हमने दावा किया, जिसमें अंदर जो पक्षियों के अंडे भी हैं, एसी गायब है। एक एसी की कीमत 60-70 हज़ार रुपये। बड़े बड़े ऐड तो दिखे हमें इसमें। ऐसे एक दूसरा, मैं राहुल जी से कहूँगा, एक दूसरे किसी साथी को ग्राउंड रिपोर्ट जो कर रहा हो, जो हमें आप प्लीज उनसे भी जोड़े, वो भी दिखाएं। माइक से एक बार प्लीज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं राहुल जी। कहाँ से हैं? एक मेहरौली का मोहल्ला क्लिनिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ दिल्ली का इंपॉर्टेंट एक मोहल्ला क्लिनिक है, जहां से हमारी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं पुष्पा जी। जी पुष्पा जी, क्या दिखाना चाहते हैं, एक बार बताएं वहां पे। पुष्पा जी, यदि आपको आवाज़ सुन रही है तो क्या दिखाना चाहते हैं, एक बार दिखाइए प्लीज़। अनम्यूट करिए या तो। राहुल जी दूसरा ले लीजिए, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कॉल कर पुष्पा। और में खड़े हैं दिमाग विधानसभा में जो विधायक हैं दिलीप पांडे जी हैं, जो कि केजरीवाल के असम खाते हैं। मेरी कभी आधा घंटा पहले स्पीकर यहाँ की जनता से बातचीत हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनका ये कहना है तकरीबन 1.5-2 साल से बना पड़ा है और यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। आप ये देखिए बैठो, यहाँ पर इतनी बड़ी झाड़ियाँ हैं, ये पेड़ एंट्रेंस में यहाँ पर पूरा जंगल स्टेट बना पड़ा है पूरा। परसों जब मैं बैठे यहाँ पे
सौरभ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बार मुझे टाइमिंग दिखाएंगे इस मोहल्ला क्लिनिक की टाइमिंग क्या है? एक बार यदि सुन रहे हो तो आप टाइमिंग्स के बारे में बताएंगे एक बार। सर ये जब से बना है तब की हुआ है, यहाँ पर टाइमिंग लिखी है 8 से 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है। 8 से 2। इस बार जैसे बाकी भी है यहाँ की दस्तावेज, वो कह रहे हैं ये बस खुला है, यहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई भी किसी प्रकार की सुविधा दवाई कोई। ये कौन सी विधानसभा से है, जरा बताइएगा प्लीज। थैंक यू सौरभ जी। राहुल जी, एक और कोई सैंपल हमें दिखाइए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की जो स्थिति है, वो आज हम लाइव व्यू दिखा रहे हैं। जी बोलिए मेरे सर। हाँ, मैं जैन सीमापुरी और साधारण विधानसभा की डिवाइडिंग रोड पे हूँ और ये रेड रोड के पास में मोहल्ला क्लिनिक है, केजरीवाल साहब का भवन। ये कभी खुला नहीं है और ये पूंजियों में जंग है और इसका टाइम 8 बजे से 2 बजे तक दिखाया जाता है, लेकिन ये कभी खुलता ही नहीं और इसके पीछे केवल शराब पीने का जाने जाते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक कभी खुला नहीं। केजरीवाल साहब ने मोहल्ला क्लिनिक और अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए की कभी खुलता ही नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष रामनाथ गोयल जी की विधानसभा और सीमापुरी विधानसभा के बॉर्डर पर है, लेकिन रामनाथ गोयल जी ने इसका उद्घाटन भी किया था और ये बनाई भी थी। बेदी साहब, मुझे ये बाहर रोड का दृश्य दिखा सकते हैं? कैमरा को पलट के रोड का दृश्य कैमरा पलट दीजिए। मुझे जरा कैमरा पलट के रोड का दृश्य दिखाएंगे, कितनी चौड़ी रोड पे है ये देखें आप, मुख्य रोड है, मेन रोड है। ये सामने क्या चीज है ये? जी शुक्रिया बेदी साहब। मैं एक और राहुल जी आपसे गुजारिश करूंगा, एक और सैंपल आप दिखाएं। ये हम दिल्ली के अलग अलग कोने से आपको दिखा रहे हैं अपने पत्रकार बंधुओं को। ये जो सच्चाई है, आज हमारे लाइव साथी एक रिपोर्टर की भूमिका में इनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। जी कहां से? लक्ष्मी नगर का एक मॉडल देखें, लक्ष्मी नगर। कोई डिप्टी सीएम के एरिया का हो तो वो भी दिखा दीजिए। कौन साथी हैं? अशोक जी, यदि सुन रहे हैं तो प्लीज वो दिखाएं। सर, मैं क्षेत्र में और यहाँ पर सीएम की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी ने यहाँ पर एक प्रस्तावित 2000 मीटर के करीब से जमीन लगाना। अशोक जी, मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति बताइए प्लीज़। क्या फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पे? क्या डॉक्टर वहाँ हैं? क्या सुविधा है और क्या कमी आपको लगती है, वो दिखाइए प्लीज़।
ये प्राइवेट घर है किसी का? नहीं साहब, ये 2019 की सरकारी निर्णय है। जी। डॉक्टर वालिया जी ने एक डिस्पेंसरी के लिए और प्रभाकर डी से जमीन अलाट करवाई थी 2013 में सर। तो मुझे कुछ बाहर का अशोक जी ताला लगा हुआ है, बाहर का एक बार दृश्य दिखा दीजिए। थैंक यू। बाहर का कोई दृश्य है तो धन्यवाद अशोक जी। साथियों, जिस तरह से हालांकि बहुत सारे और साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक हमने अलग अलग एरिया से, जैसे हमने बताया सीमापुरी, तिमारपुर, शादरा का स्पीकर साहब का एरिया है, द्वारका का एक हमने आपको दिखाया मॉडल, सकरपुर का हमने मॉडल दिखाया। ऐसे तमाम जगह से ये सूचनाएं जो हमने कहा कि चाहे आवारा जानवर हों, पशु पक्षी हों, जिनके लिए आराम गाह का स्थान ये बना हुआ है, जो इस पे लागत लगी है वो पूरी तरह से आज शून्य मिट्टी होते नजर आ रहे हैं। तमाम जगह से दिखाया गया है। अरविंद का चेहरा और स्वास्थ्य मंत्री का चेहरा जरूर चमका हुआ है, लेकिन इन स्थानों पे ना तो डॉक्टर है, ना वहां कोई सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कोई व्यक्ति है। स्वाभाविक है, जब डॉक्टर नहीं है तो लाभ किससे लिया जाए। जिन जिन साथियों ने दिखाया, हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जंगल के रूप में पेड़ पौधे डेवलप होने लगे। एक तरफ डेंगू, एक तरफ महामारी, और जो मौसम आ रहा है मानसून का, इस बीच में जिस तरह से इन मोहल्ला क्लिनिकों की दशा दिखाई गई है, कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों को, संक्रमण को फैलाने का काम भी ये मोहल्ला क्लिनिक वहां कर रहे हैं। हालांकि कई साथी और कुछ दिखाना चाहते हैं, अलग अलग एरिया से, वसुंधरा इनक्लेव से भी हैं, पटपड़गंज से भी हैं। तो पटपड़गंज का एक मॉडल जो उप मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं, एक इसको और आप देख लें। अपना नाम बताएं प्लीज, बोलिए बोलिए। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। अब हम अगले किसी साथी को लेंगे। धन्यवाद, आपने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इनका जो पर्दाफाश किया कि मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है, जिसपे 433 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। अगला एक लास्ट आप दिखा दीजिए राहुल जी। राहुल जी, मुझे लग रहा है कि अभी नेटवर्क इशू है अलग अलग जगह पे। धन्यवाद। सो साथियों, जो हमने आपको दिखाया उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो मोहल्ला क्लिनिकों की दुर्दशा है, जो स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है। आप वर्ल्ड क्लास स्तर का जो मॉडल बताते थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज आपके दावों की जो पोल खुलती है, वहाँ हमारे ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ता, आम जनमानस ने सच्चाई दिखाई है, जिसमें आज उनकी बिल्डिंगों की हालत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। विंडोज नहीं है, एसी चोरी हो चुके हैं, पक्षी वहां अंडे दे रहे हैं, झाड़ फूस वहां डेवलप हो रहा है, मस्कीटोज डेवलप हो रहे हैं। एक भी सेंटर पर हमें एक कोई मरीज नहीं दिखाई दिया
जो अपने आप को वहां दवाई लेने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए वहां पहुंचा हो। और तमाम मोहल्ला क्लिनिकों की जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक की टाइमिंग है। अभी आप देखेंगे 1:15 बजा है लेकिन एक मरीज वहां नहीं है, एक स्टाफ नहीं है। ये दर्शाता है कि किस तरह का मोहल्ला क्लिनिकों पे व्यवस्था है, अरेंजमेंट्स है। फिर प्रश्न वही उठते हैं कि आखिर इन मोहल्ला क्लिनिकों पे जो इतनी अच्छी इमारतें, खूबसूरत इमारतें आपने बनाई, जिस पे 433 करोड़ रुपए खर्च किए, अपने एडवर्टाइजमेंट के चेहरे चिपकाए, क्या वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू का कार्यक्रम नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सरकार अपनी ताकतों का प्रयोग करे, प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन विड्रॉ करे और अपने सेंटर्स पे लगवाएं, जिससे लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। तो हमने जो आपको सच्चाई दिखाई है साथियों, आज कोविन ऐप पर टीका दिलाने में सरकार फेल है, बेड दिलाने में फेल है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, 20,000 से मौतें ज्यादा हो जाती हैं। आज एक भी अस्पताल दिल्ली में आप शुरू नहीं कर पाए। आपने अपने सरकारी अस्पतालों के बेडों को घटा दिया। इंदिरा गांधी अस्पताल का जो पहले चरण का जो काम था मार्च 2020 में कंप्लीट होना था, वो आप पूरा नहीं कर पाए। 2600 बेड के टोटल वहां पे व्यवस्थाएं होनी थी, जिसको सरकार नहीं कर पाई। और अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की। तो आज ये दावा जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये प्रूव करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इस संक्रमण काल में जहां एक परीक्षा की घड़ी थी, पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और अगली कड़ी में मैं अनिल जी से गुजारिश करूंगा कि तैयारियों को लेकर के जो एक समिति बनी है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दाखिल की है हाई कोर्ट में, उस पे किस तरह की व्यवस्थाएं और अरेंजमेंट सरकार के दिखते हैं। अनिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत बहुत अपनी ओर से स्वागत करता हूं। नमस्कार। अभी जो सत्य और असत्य के बीच का फर्क था, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक के जो दर्शन जो दिखाए जाते हैं और जो सच है, उसको माननीय अनिल चौधरी जी ने आपके सामने रखा। लेकिन आज सवाल ये है कि पिछले 1.5 से 2 महीने में एक जीवन शहर, बीमार शहर के रूप में वो दिल्ली नज़र आने लगी। वो दिल्ली जिसके लिए कभी ये कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो दिल्ली को बीमार और कमज़ोर होते हुए हमने आपने देखा। हजारों लोगों ने अपना जीवन गंवाया। किसकी जिम्मेदारी थी? दूसरी लहर की बात की गई। ये दूसरी लहर जो आज तक चल रही है, उस दूसरी लहर में क्या उन हमारे दिल्ली के सम्मानीय नागरिकों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने सरकार द्वारा घोषित कोविड प्रोटोकॉल को, कोविड गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया? क्या हमारे कोरोना वॉरियर्स, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जिन्होंने, चाहे वो हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे फोर्सेस के लोग हों, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया, अगर वो नहीं जिम्मेदार थे तो कौन जिम्मेदार थे? जिम्मेदार थी सीधे तौर पर दिल्ली की वो सरकार जो दुनिया की बार बार चेतावनी देने के बाद कि दिल्ली और देश में दूसरी लहर आ रही है, उस पर गंभीरता से काम ना करके, उस पर कोई योजनाबद्ध तरीके से रणनीति ना बनाकर एडवर्टाइज के माध्यम से ये कहने लगी कि हमने 3 बार कोरोना को हरा। कितना दर्द है उन परिवारों में। अनिल जी बहुत सारे परिवारों में गए अध्यक्ष जी, कितनी पीड़ा है। शायद ही दिल्ली का कोई घर बचा हो, हमारे चाहे अपने हों, परिजन हों, परिजनों के मित्र हों, हमारे कोई पड़ोसी हों, हमारे नातेदार रिश्तेदार हों, सब उसमें परेशानी में आए। और दिल्ली कांग्रेस के वो साथी, मैं कहना चाहता हूं लगभग 150 से ज़्यादा, 160 के लगभग वो साथी जो कोरोना में मदद का हाथ बटा रहे थे दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से, उनको भी हमने खोया है। बहुत दर्द है सबको, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जब जिम्मेदारी की बात आई, बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, दिल्ली में आईसीयू के बेड नहीं है, दिल्ली में लोगों को किसी भी तरह का मेडिकल एड नहीं मिल रही है, तो सरकार एक दूसरे पर वही पुराना
नूरा कुश्ती का ब्लेम गेम करती नजर आई। किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, ये जरूर कहने में लगे थे दोनों, एक कह रहे थे कोरोना खत्म हो गया भारत सरकार के मंत्री महोदय, और दिल्ली की सरकार ये प्रचारित करने में लगी थी कि हमने 3-3 बार कोरोना को हरा दिया। अरे कोरोना को आपने नहीं हराया, दिल्ली के लोगों ने आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो किया। उसके बावजूद दिल्ली का क्या बेहाल हुआ, दिल्ली कितनी बदहाल हुई, आप उसको भूल गए। आज सवाल ये है कि अतीत से सीखने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करता नजर नहीं आ रही। तीसरी लहर की जो चेतावनी दुनिया की एजेंसियां, हमारी मेडिकल साइंस के रिलेटेड लोग, साइंटिस्ट दे रहे हैं, भारत का बहुत ही रिनोल्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिल्ली IIT ने जिसकी चेतावनी दी है, उनका कहना है कि दिल्ली में 60% से ज़्यादा इंक्रीज रेट होगा। जो दूसरी लहर है उससे ज़्यादा, 60% से ज़्यादा पेशेंट तीसरी लहर में बढ़ेंगे, और लगभग 45,000 तक एक एक दिन में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या होगी। एक एक दिन में कोविड इन्फेक्टेड लोगों की, मरीजों की संख्या 45,000 तक पहुंच जाएगी, जिनको से 9,500 बेड की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या प्लानिंग है दिल्ली की सरकार के पास? एक भी नया ऑक्सीजन प्लांट आप दूसरी लहर से पहले नहीं लगा पाए। क्यों भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? कांग्रेस ने, दिल्ली कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि हम आपके लोगों की भी मदद कर रहे हैं, हम आपके साथ भी सरकारों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने चिट्ठी लिखी कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उपराज्यपाल महोदय को भी चिट्ठी लिखी कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम आपसे सहयोग करना चाहते हैं। सरकार को विपक्ष का भी सहयोग चाहिए, विपक्ष भी सहयोग देगा, दूसरी सामाजिक और NGO संस्थाएं भी मदद करने को तैयार है, लेकिन सरकार की नीयत समझ नहीं आई। सरकार किस नीयत के साथ रणनीति के तहत लड़ाई लड़ रही थी कोविड-2 से? और अगर ये स्थिति रही तो 9,500 मैट्रिक मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता बता रही हैं एजेंसियां। ये IIT का सर्वे कह रहा है, उनका विश्लेषण कह रहा है कि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जबकि दिल्ली में अभी स्टोरेज की क्षमता दिल्ली के सरकार के पास क्या है, मात्र 30, 40, 50 मैट्रिक टन होल्ड करने की क्षमता है, जबकि हमें हॉस्पिटल्स में और दूसरे स्टोरेज कम से कम 250 से 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। कहाँ जाएंगे दिल्ली के पेशेंट? जब पहले ये बदहाली की स्थिति आई, दिल्ली के लोगों ने झेला, तो आपने एक दूसरे पर टीकरा फोड़ना शुरू कर दिया कि हमारी नहीं थी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार कहने लगी कि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ऑक्सीजन का नहीं है, हम तो उपलब्ध कराने को तैयार है। अरे भाई, सरकारों को लोकतंत्र में चुना जाता है जनता की हिफाजत करने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, लेकिन जीवन से खेलने लगे। आपने क्या क्या तय किया? आज बड़ी अच्छी बात कही अध्यक्ष महोदय ने कि जहां वैक्सीनेशन की जरूरत है, वार फुट पे मिलके वैक्सीनेशन की करने की जरूरत है। 18 से 44 साल का नौजवान हो या दूसरे लोग हैं, सभी को वैक्सीन की जरूरत है। आज आप आबकारी नीति में ये परिवर्तन करते हैं कि घर घर शराब पहुंचाएंगे। धिक्कार है आपकी सोच पर, आपकी नीयत और नीति पर धिक्कार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, दिल्ली के लोगों को मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है। 9,500 करोड़ का दिल्ली का अपना बजट था पिछले वर्ष, कहां गया? क्या किया आपने उसके अंदर? आप जब भी दिखते हैं टेलीविजन पर, सही कह रहे थे अध्यक्ष जी कि या तो प्रचार करते दिखते हैं या कुछ मांगते दिखते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, आपने क्या किया उसको कौन पूछे? हम राजनीति दिल्ली की कांग्रेस नहीं करना चाहती, सहयोग करना चाहती है, लेकिन दिल्ली के लोगों की हिफाजत को सुनिश्चित करेगी दिल्ली की कांग्रेस। दिल्ली की कांग्रेस अपने नागरिकों को दूसरी लहर की तरह तड़पता हुआ देखना नहीं चाहती। हम संवेदनशील हैं, हम विपक्ष हैं, लेकिन हम जवाबदेह जिम्मेदार विपक्ष हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तीसरी लहर की तैयारी कीजिए और बताइए लोगों को, बताइए विपक्ष को, बताइए हाई कोर्ट को जो आपसे पूछ रहा है, क्या रणनीति है, क्या नीति है, क्या योजनाबद्ध आपका चरणबद्ध तरीका है, कैसे आप उसके लिए तैयार करोगे दिल्ली को? क्योंकि विश्वास नहीं रहा है आप में, भरोसा नहीं रहा है लोगों को आपके ऊपर। सरकारों पे से भरोसा टूटा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हजारों हजार जान
आप उसको काउंटिंग में नहीं, आप नंबर्स नहीं मान सकते उन जानों को गंवाने पे। उन परिवारों से पूछिए जिनका दर्द वहां छलकता है, जिनके परिवार से एक कमाने वाला था वो चला गया। आज जो हालात है, आप दिल्ली में जो नवंबर का सर्वे था वो कह रहा था कि आज तक 70 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली जो हजारों लोगों को रोजगार देती थी, 700, 800, 1000 किलोमीटर से लोग आके उम्मीद के साथ आते थे कि दिल्ली में जाएंगे रोजगार मिल जाएगा, वहां इतना बड़ा रोजगार का संकट है। और अब ये 1-2 महीने जो पिछले बीते हैं, अभी अध्यक्ष महोदय ने लड़ाई लड़ी थी व्यापारी और कारोबारियों की, वो पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई है उन छोटे तबके की, हाउस होल्ड इंडस्ट्री की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, दुकानदार की, छोटे ट्रेडर की, जो रोजगार देता है 5 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, जो रोजगार का सबसे बड़ा रास्ता है दिल्ली में, वो बंद पड़ा है। लाखों लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। अब ये जो बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान हताशा में किधर जाएगा, नशे की ओर जाएगा, और आप उसको घर घर शराब उपलब्ध कराएंगे। ये कैसा रास्ता है? हम ये मांग करते हैं दिल्ली कांग्रेस के पूरी तरह सजग होकर और सरकार को पारदर्शिता के साथ अपनी नीति बतानी चाहिए कि अगर ऐसा स्थिति बनती है, अगर दिल्ली में तीसरी लहर की स्थिति बनती है तो सरकार किस तरह से उसको डील करेगी और नागरिकों को क्या क्या करना है। ये नहीं कि आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे भगवान भरोसे, जो अब दूसरी लहर में हुआ है। इसलिए एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि इन सरकारों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। हम राजनीति नहीं करना चाहते पेंडेमिक में, लेकिन हम उनको आंखें खोलना चाहते हैं। हम इन सरकारों को जगाना चाहते हैं जिन्होंने लाशों को नंबर्स मान लिया। कैसे दिल्ली के लोग झेलेंगे इस त्रासदी को, जो इतनी पीड़ा, इतना दर्द दिल्ली के लोगों ने झेला है। हम कहना चाहते हैं कि रास्ता लोगों को उसकी हिफाजत के लिए काम करने का होना चाहिए। मानवीय चेहरा सरकार का सामने आना चाहिए। सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा लोगों के प्रति, ना कि लापरवाही। ये आपराधिक लापरवाही थी जो दूसरे दौर में जिम्मेदार है, दूसरे फेज की जिम्मेदार है इस तरह के हालात के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली कांग्रेस का ये स्पष्ट मत है कि तीसरी लहर के लिए जो मदद दिल्ली कांग्रेस से, विपक्ष से चाहिए, कांग्रेस उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पूरी तरह अपने लोगों की हिफाजत और उनकी जान माल की रक्षा के लिए तैयार है। कांग्रेस रोजगार बढ़ाने के लिए जो रास्ता चाहिए उस पर भी काम करने को तैयार है सरकारों के साथ, लेकिन हम अपने लोगों को सरकारी आपराधिक लापरवाही से मरने नहीं देंगे। उसके लिए हम जरूर अपनी आवाज उठाएंगे, लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज कांग्रेस बनेगी दिल्ली में, ये हम कहना चाहते हैं। मुझे आपने अपने से बात करने का मौका दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूँ और मीडिया के साथियों का भी धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। जिस तरह से अनिल जी ने बात बताई, आईआईटी के एक्सपर्ट संजय धीर जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, जिसमें अनिल भाई ने सवाल खड़े किए हैं कि उनकी रिकमेंडेशन में जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई, उसमें साफ तौर पर बताया गया है, चेतावनी कि 60% तक केस बढ़ सकते हैं यदि थर्ड वेव आती है। 45,000 केस आ सकते हैं और जिनको लगभग 9,000 बेड की आवश्यकता डेली पड़ेगी। तो अरविंद इनसे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आपने एफिडेविट दिया, कोर्ट में बताया, रिपोर्ट को सबमिट किया, लेकिन दिल्ली की जनता को आप ये नहीं बता पा रहे इनकी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। सो हमने ये प्रश्न पूछा है कि आपने 4 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस योजनाओं पे काम शुरू कर देंगे। समय बीत रहा है, तैयारी को लेकर के जो तमाम बिंदु उन पे काम करना चाहिए था, जो अब तक नहीं किया। जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि सरकार के पास जो स्टोरेज करने की क्षमता है, खासतौर से ऑक्सीजन को लेकर के 207 से लेकर 366 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रहनी चाहिए। 51 बड़े अस्पताल जो प्राइवेट हैं उनमें 250 से लेकर 440 मैट्रिक टन की आवश्यकता स्टोरेज के लिए होनी चाहिए। उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, बता नहीं रही है। और यही सबसे बड़ी चिंता है कि थर्ड वेव को लेकर के सरकार की जो तैयारियां होनी चाहिए, कोर्ट में तो रिपोर्ट दाखिल हो गई, पर ग्राउंड पे क्या तैयारी है सरकार वो नहीं बता रही है। इसीलिए हमने कहा है, और उस रिपोर्ट में साथ ही ये और कहा गया है कि इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसमें ब्लैक फंगस को लेकर के कई चिंताएं जाहिर की गई हैं कि जितनी भी ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रही है उसकी जगह प्योर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है।
एक भी ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट नहीं है दिल्ली के अंदर, वो स्थापित करी जानी चाहिए। बजाय इनके अरविंद केजरीवाल साहब जो है शराब नीति पे काम कर रहे हैं, बड़ा अफसोसजनक है। साथियों, अंत में मैं एक और मोहल्ला क्लिनिक के लिए एक हमारे साथी ने कहा है, मैं उनको जोड़ रहा हूं और उसके बाद में आपका कोई प्रश्न होगा तो इस आज की इस प्रेस वार्ता से संबंधित उस प्रश्न को हम जरूर लेंगे। तो मैं पटपड़ जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वहां से एक हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी। मैं अपने साथी से कहूंगा, अनीता जी हैं, अनीता बहल, आपको आवाज सुन रही है? अनम्यूट करें अनीता जी। जी, फुल स्क्रीन कर दो यार। फुल स्क्रीन कर दो। ये देखिए लाइव व्यू, ये है मोहल्ला क्लिनिकों का यूज, जिसमें अभी एक शराब पी के सज्जन बाहर निकले हैं। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। मैं इस माफ़ी के साथ काफ़ी देर से हम लोग देख रहे हैं और साथ ही जैसा आपने देखा कि तमाम मोहल्ला क्लिनिकों पे गंदगी के अंबार लगे हैं, क्रिमिनल गतिविधियां भी लाइव देखी आपने, जानवरों के अवशेष देखे, पक्षियों के आपने अवशेष देखे और उनकी जो दुर्दशा है, विंडो वहाँ से निकली हुई है, एसी गायब है, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक के फंक्शनल होने का एक भी वीडियो नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि ताले खुले हों, डॉक्टर बैठे हों, स्टाफ बैठा हो। बल्कि सच्चाई ये है कि लॉक मिले, उनके सामने गाड़ियां पार्क मिली, या जिनके दरवाजे टूटे थे उनके अंदर ना फर्नीचर है, ना सरकारी जो आम जनमानस के टैक्स के रूप में जो सरकारी खजाने से इस पर व्यय किया गया है उसकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। किसी एक भी मोहल्ला क्लिनिक पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और एक हमारी बहन ने जो दिखाया, साफ तौर पे एक सज्जन वहां कुछ ना कुछ गैर सामाजिक गतिविधियां करते हुए कैमरा देख के वहां से जाते हुए दिखाई दिए। ये वो सच्चाई है जो हमने आपके समक्ष रखी है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, यदि आज की इस प्रेस वार्ता से संबंधित कोई प्रश्न किसी साथी का हो, मेरे साथ ऑनलाइन भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, यदि कोई पत्रकार भाई हमारा कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस प्रेस वार्ता से संबंधित जी जनसत्ता से निर्भय कुमार जी को मैं एक प्रश्न ले लेता हूं। निर्भय पांडे जी। ये कहना चाह रहा था कि आपने आपको मोहल्ला क्लिनिक का हाल दिखाया है, इससे एक बार तो शायद आप मानेंगे, जाहिर होता है कि जो मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे बिना तैयारी के साथ खुलेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स की कमी हो, मेडिकल स्टाफ की कमी हो या मेडिकल उपकरण की कमी हो। इस मुद्दे को आप पीछे भी उठाते रहेंगे। और सर, जो बुराड़ी के विधायक हैं वो बार बार कहते हैं कि सारे के सारे जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ चलते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ये स्टाफ की कमी, उपकरण की कमी और डॉक्टर्स की कमी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इन मोहल्ला क्लिनिकों का जो निर्माण जिस सोच के साथ कराया गया, सबसे पहली प्राथमिकता अरविंद की अपने चेहरा चमकाने की थी। आप एक चीज़ कॉमन है कि तमाम मोहल्ला क्लिनिकों पे उनके सुंदर सुंदर उनके स्पेशल फ़ोटो शूट करके लगाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पर ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है और 433 करोड़ से रुपये ज़्यादा इस पर खर्च हुआ है। इसमें हमें तो भ्रष्टाचार की भी बू नज़र आती है। तो जो बुराड़ी के एमएलए दावे कर रहे हैं, मैंने कहा जैसे जीके के एक सैंपल दिखा दिया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिकों में काम चल रहा है। आज आप देखेंगे और कई साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड रियलिटी हम दिखा सकते हैं, समय का अभाव है। हमने ये सच दिखाने के लिए ही आज आप सब लोगों के सामने सच्चाई दिखाई है और कांग्रेस के लोग, आम जनमानस आज वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं।
तो प्रश्न ये उठता है, इतनी बड़ी तादाद में पैसा खर्च किया गया, जनता को गुमराह किया गया और कहा गया कि वर्ल्ड क्लास दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है, जिसको सिंगापुर जैसे और लंदन जैसे शहर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस आपदा में, इस 14 महीने के पूरे पिछले कार्यकाल में आप देखेंगे इस मोहल्ला क्लिनिक का रत्ती भर प्रयोग नहीं हुआ है। इसीलिए हमने सुझाव दिया, क्योंकि अरविंद ने कहा कि कोर्ट में या हमारे पास स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक रोड साइड में बनाए हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण लोकेशन पे हैं, चौक चौराहे पर हैं, आपने इसका दुरुपयोग किया है। आप चाहते तो यहाँ पर वैक्सीनेशन तो कम से कम कर सकते थे, RT-PCR टेस्ट के सैंपल ले सकते थे। आपकी जो सोच है हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के घर चलाने की, अपने निजी फायदे के लिए, आपने इसको हथियार बनाया, अपने प्रचार प्रसार का हथियार बनाया। जो प्राइवेट कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के लिए महत्वपूर्ण लोकेशंस को लेती है, उन जगह पर आपने इस तरह के अपने प्रचार प्रसार के लिए इमारतें तैयार की, और जिस पे 433 से ज़्यादा करोड़ का खर्चा आपने किया, जो पूरी तरह से दिल्ली वालों की मेहनत की कमाई का पैसा था, जो आपको टैक्स के रूप में गया। और आप जो दावे करते थे, और मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, बगैर तैयारियों के, मैं बार बार बोलता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को IRS कहते थे, पढ़ा लिखा कहते थे, लेकिन निरंतर अरविंद के इन दावों की पोल खुलती है। और मैंने कल भी कहा है, अरविंद बगैर सोचे समझे, बगैर किसी परिणाम के आके बयान देते, भाषण देते और चले जाते हैं, और हर वो योजना विफल साबित हुई है। और मैं उन बातों का मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, जैसे मोहल्ला सभा की बात होती थी, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक की बात होती थी, तो मोहल्ला सभा फेल हुआ, RWA को ख़त्म करके मोहल्ला सभा लेकर के आए थे। आज कहाँ है मोहल्ला सभा? मोहल्ला क्लिनिक लेके आए आपने, पॉली क्लिनिक और छोटे अस्पतालों को ख़त्म किया, जो कांग्रेस का मॉडल था, उसको नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक। आज ना वो पॉली क्लिनिक रह पाए, ना वो छोटी छोटी बस्तियों में जो क्लिनिक चलते थे, डिस्पेंसरी चलती थी, आज ना वो डिस्पेंसरी रही, और ना आज मोहल्ला क्लिनिक चल पाई। पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, और यही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम के दावे करते थे, आज उनकी पोल खुलने का काम हुआ। इस महामारी में लोग मरने के लिए मजबूर हैं। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि बेहतर होता मोहल्ला क्लिनिक के बजाय जो अम्बेडकर नगर या द्वारका में निर्माणाधीन हॉस्पिटल है, वहाँ भी ये पैसे लगाए जाते हैं, आज कुछ लोगों को उसका फायदा मिल गया होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, जब हमने ये संक्रमण शुरू हुआ था और पार्टी मीटिंग में भी ये बात कही थी, मैंने ही दक्षिणपुरी के अस्पताल में, जिस तरह से आज हमारे जाबाज सिपाही जाकर के मौके पे मोहल्ला क्लिनिक की दशा दिखा रहे, मैं वो गवाह हूँ। जहाँ मैं प्राइवेट अस्पतालों में भी गया, सरकारी अस्पतालों में, दक्षिणपुरी में गया, मैं गया द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल, जो 2600 बेड का अस्पताल बन रहा है। फर्स्ट फेज़ 2020 में वो चालू हो जाना चाहिए था, लगभग 1200 बेड फर्स्ट फेज में चलने चाहिए थे। जितना पैसा 433 करोड़ इस पर खर्च किया गया है, या टेम्परेरी अभी GTV के सामने जो कोविड सेंटर बनाया गया, जिसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, यदि वो पैसा इन रुके हुए प्रोजेक्टों पे खर्च किया जाता और समय पे पूरा कर लिया जाता, तो मैं समझता हूँ लोगों को राहत मिलती। अरविंद के जो एक और दावे हैं, मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों को, अरविंद निरंतर झूठ बोलते हैं कि मैंने फ्लाईओवर पे पैसा बचाया, मैंने सड़क पे पैसा बचाया। सच्चाई यही है कि गुमराह करने का काम अरविंद निरंतर करते हैं। यदि आपको पैसा बचाना था तो टेम्परेरी टेंट ना लगा करके आप द्वारका का इंदिरा गांधी अस्पताल का निर्माण समय पे करना चाहिए था, बुराड़ी का अस्पताल समय पे शुरू करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, दक्षिणपुरी का अस्पताल, कालका जी का अस्पताल, ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं जो आपकी निगाह नहीं गई, आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया और लोग इस महामारी में भटकते रहे। थैंक यू। देखिए कि ये संजय धीर जी के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की गई जो IIT में है, और उसमें कुछ सरकार के ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने संभावनाएं पूरी तरह से बताई हैं। हाईकोर्ट के समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और जिसमें दर्शाया गया कि दिल्ली के अंदर लगभग 45,000 मरीजों के, यदि थर्ड वेव आती है तो दिल्ली में 45,000 मरीज आएंगे, और जिसमें 9,000 मरीजों को एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन संभावनाओं को लेकर के रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो हमने आज यही कहा है, तमाम न केवल दिल्ली की कमेटी या दिल्ली की रिपोर्ट से, तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट कहें, एक्सपर्ट्स कहें, या दूसरी जो IITs है वहाँ के लोग भी ये बात कह रहे हैं। और यदि आप देखेंगे पहली वेव के बाद जब दूसरी वेव की चेतावनी दी थी, तब भी ये तमाम IIT ने कहा था कि सेकंड वेव आएगी